So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में जितनी भी हमने बातें करी हैं, हमने आपके चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के ऊपर, तो उसको ही हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मूविंग चार्जेस एंड जो उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उनकी बात हम कर रहे थे। आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ यानी एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हेडिंग पुटअप करेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर सर्किटल लॉ काफी इंपॉर्टेंट ये लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट ये नियम है और इंटरेस्टिंग भी है इसको समझना, है ना। जब आप इसको समझेंगे तो आप देख पाएंगे डिफरेंट जो हमारे पास कंडक्टर हैं, अलग अलग जो चालक हैं, उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके आसपास, वो निकालने का ये कितना अच्छा एक तरीका है ना। इससे पहले भी हम लोग निकाल रहे थे बायो-सेवर्ट का नियम का इस्तेमाल करके, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एम्पियर का परिपथीय नियम देखेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसके कारण इसकी सहायता से हम किस तरीके से एक, चाहे वो अनंत लंबाई का धारावाही चालक हो, चाहे वो परिनालिका हो, चाहे वो टोरॉइड हो, है ना, इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यानी बी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस का नियम देखा था, गॉस का नियम, है ना, तो जैसे वहां पर गॉस का नियम था वैसे यहाँ पर जो है ये एम्पियर का नियम है, ठीक है। वो हमने स्थिर वैद्युतिकी में देखा था, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर गतिमान आवेश और चुंबकत्व में, है ना। तो ये उसके जैसा, जैसे वहां पर उसकी वैल्यू थी वैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू है। समझ में आ गया बात। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, ये इसका स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट को फिर समझते हुए चलेंगे कि इसमें बात क्या कही जा रही है और इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है, किसी बंद पथ, बंद पथ मतलब क्लोज्ड कर्व के चारों ओर, किसी क्लोज्ड कर्व के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, कॉमा, पथ की कुल धारा जो कि सपोज कैपिटल आई है, पथ की कुल धारा आई तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है कि म्यू नॉट टाइम्स जो आई है वो होता है। मतलब सीधी भाषा में इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखूं तो ये और भी छोटा हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये और भी छोटा हो जाएगा, है ना। अगर इसी बात को गणित के शब्दों में कहूं
तो गणित के शब्दों में ये कह रहे हैं बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करने के लिए हमको एक बंद पथ लेना पड़ेगा, है ना, और उसका समाकलन जो होगा वो धारा I के म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात बोली जा रही है, म्यू जीरो गुणा I होगा, ये बात बोली जा रही है यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम में। ठीक है, अब तो ये तो हो गया स्टेटमेंट जो बात वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ उतनी सी बात हो गई। जहां यहाँ पर प्रतीकों का अर्थ आप समझते हैं, जहां मैं कहता हूं, जहां बी जो है, बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लिख लीजिए इसे भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो डीएल है, डीएल का मतलब है अल्प लंबाई, डीएल का मतलब है अल्प लंबाई, और म्यू जीरो का मतलब है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, और आई का मतलब है कुल धारा, इस पथ के अंदर जो कुल धारा है वो है कैपिटल आई। ठीक है, तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, और इसके बाद यहाँ पर प्रतीकों का अर्थ है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि ये कहने का क्या मतलब है जब हम इसको अप्लाई करेंगे टोराइड में, है ना, अनंत लंबाई के धारावाही चालक में। ठीक है, तो इसके बाद इसका प्रूफ भी हम देखते हैं, इसका प्रूफ भी हम देखते हैं, साथ ही साथ हम एक एप्लीकेशन भी देखते हैं, साथ ही साथ क्या देखते हैं, इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। यहाँ पर हमको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि जो हम बंद पथ का चुनाव करेंगे, जो क्लोज्ड कर्व का चुनाव करेंगे, बंद पथ का चुनाव इस प्रकार हो, मतलब ये आपको एक रूल है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी, ये स्पर्श रेखीय हो पथ के, यानी टेंजेंशियल हो, या फिर ये कांस्टेंट हो, यानी एक समान हो। ठीक है, और या फिर ये पथ के लंबवत हो। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने बंद पथ का चुनाव कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब चलिए इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कहां पर, अनंत लंबाई के धारावाही चालक में, और वहां पर मैं समझाता भी हूं आपको कि आपको एम्पियर का नियम लगाना किस प्रकार से, इसको अप्लाई कैसे करना है। या फिर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग वायर।
सपोज हम ये बात एज्यूम करते हैं कि ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, अनंत मतलब इस तरीके से, है ना। सपोज इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है ना, और इसके कारण इसमें धारा आई प्रवाहित होने के कारण इसके पास कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कल्पना करते हैं किसके, बंद पथ की, है ना, जिसको एम्पियर का पथ बोलते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक वृत्ताकार पथ को एज्यूम करना है, किसको, कि उसके केंद्र पर, उसके सेंटर पर कौन आए, ये वायर आए, उसके सेंटर पर ये वायर हो और उसके पथ पर ही ये बिंदु P आए। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमको क्या करना है, ये पथ का चुनाव करना है। ये बात समझ में आई? अब इसका हमको रीजन, इसका कारण क्या है कि हमने इसको ऐसा पथ चुना। इसका कारण ये है कि अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी इस P बिंदु पर, है ना, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी, तो वो क्या होगा, वो ये वृत्त जो है, ये जो वृत्ताकार पथ है, ये ऐसे स्पर्श रेखा होगा उस पर, है ना, ये इस तरीके से स्पर्श रेखा होगा उसकी दिशा, जो इस P बिंदु पर इस वृत्त से मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा वही तो B की दिशा होगी। और अभी मैंने आपको बोला था कि बंद पथ का चुनाव इस तरीके से करना है कुछ, कि वहां पर B की दिशा में कुछ 3-4 शर्तें थी, तो स्पर्श रेखीय आ रहा है, मतलब ये वाला हम लोग बंद पथ का चुनाव इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बंद पथ का चुनाव यानी क्लोज्ड कर्व को फाइंड आउट करते टाइम उसको हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि B के जो डायरेक्शन है उसमें से एटलीस्ट जो 2-3 कंडीशन मैंने बताई है, कोई कंडीशन तो उसमें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण जो किसी बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमने फाइंड आउट करा है पहले। B = μ0/2πi/r होता है। R क्या है, इस वायर की इस P बिंदु से दूरी है। R क्या है, इस वायर की इस P बिंदु से दूरी है, ये R डिस्टेंस है। ठीक है, ये है R डिस्टेंस। अब देखेंगे हमको जो एम्पियर के परिपथीय नियम, अब हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें ये बोला जा रहा है कि डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ B dl विल बी इक्वल टू क्या होगा, विल बी इक्वल टू μ0 टाइम्स I होगा, है ना। अब इसी चीज को चेक करना है, इसी चीज को क्या करना है, चेक करना है। इस चीज को चेक करने के लिए देखो, सिंस B डॉट dl वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, B dl cos थीटा होगा, और cos थीटा B और dl के बीच का कोण होगा, B और dl के बीच का कोण होगा। अब dl क्या है भाई, एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा मतलब यहाँ पर ये जो पथ है इसका छोटा सा टुकड़ा है, और इसके डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर। तो अगर बात करें कि ये भी क्या है, इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से होगी, स्पर्श रेखा होगी इस वृत्त की, वृत्तीय पथ पर। तो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि ये जो वृत्तीय पथ है, ये जो वृत्तीय पथ है, इस पर dl की दिशा, dl वेक्टर और b वेक्टर दोनों ही क्या है, दोनों ही परस्पर समांतर हैं, दोनों ही क्या है, पैरेलल हैं, b वेक्टर भी और dl वेक्टर भी, और dl वेक्टर भी। तो dl और b के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, dl और b के बीच का एंगल हो गया 0 हो गया, b और dl के बीच का एंगल हो गया cos थीटा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl। ठीक है,
अब बी क्या देखते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र जो है क्योंकि इस तार से समान दूरी पर रहेगा, कहीं पर भी बी क्या रहेगा, इस तार से समान दूरी पर रहेगा, है ना। और धारा आई का जो मैग्नीट्यूड है, धारा आई का जो मान है वो भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, धारा आई भी कांस्टेंट है, इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बी का मान तो बदल नहीं रहा है। अब जो चीज बदलती नहीं है उस चीज को हम इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अभी सॉल्यूशन चल रहा है उसमें ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आया था, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, अब डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल क्या है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये पूरा वृत्तीय पथ का रूप ले लेगा, मतलब कि मुझे वृत्त की परिधि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वृत्त की परिधि। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई आर, क्या मिलेगा, 2 पाई आर। ठीक हो गया। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ये b की वैल्यू मैंने यहां रखी थी, ये समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप देख रहे हैं कि जब मैं b की वैल्यू रखता हूं, वेक्टर b डॉट डी एल इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, और इसके बाद क्या था, 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यही तो एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही तो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, यही हमको प्रूफ भी करना था। तो प्रूफ करना, देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ नहीं है। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ नहीं है, इसको हटा देते हैं, लास्ट में ही हम सीधे लिखेंगे एक बार, एम्पियर के सर्किटल लॉ का प्रूफ नहीं है ना। ये हम चेक कर रहे हैं, ये हमने अप्लाई करके देखा, एम्पियर का परिपथीय नियम का लगा करके भी वही वैल्यू आई चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि पहले हमने बायो सेवर्ट के लॉ का एप्लीकेशन करके निकाली थी। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि B डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन हमने निकाला वो म्यू नॉट टाइम्स आया है, वही आया, वैल्यू वही आई जो कि एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में बताई थी। किसी भी चालक के लिए ये नियम ट्रू होगा, यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एम्पियर के नियम को चेक कर सकते हैं, एम्पियर लॉ को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका एक फटाफट से आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, कहां पर, टोराइड के केस में। टोराइड के केस में इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले टोराइड है क्या, है ना, टोराइड क्या चीज है इसको समझते हैं। टोराइड क्या होती है, परिनालिका होती है, एक क्या होती है, परिनालिका। ये देखो ऐसी 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 एक परिनालिका है ना, लंबी परिनालिका, लंबी। ठीक है, और इसको जब मैं ऐसे घुमा दूंगा, इसको जब मैं कैसे घुमा दूंगा, इसको जब मैं एक वृत्ताकार पथ पर लपेट दूंगा, ये जैसे सपोज ये ऐसे गोल है ना, यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस परिनालिका को ऐसे ऐसे लपेट देना है। जब मैं इसको ऐसा आकार दे दूंगा, जब मैं इस परिनालिका को ऐसा आकार दे दूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टोराइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको टोराइड बोलेंगे। तो टोराइड क्या है, टोराइड एक लंबी परिनालिका जिसको हमने वृत्ताकार रूप दे दिया है ना। तो टोराइड क्या है, एक लंबी परिनालिका है जिसको हमने क्या कर दिया है, वृत्ताकार रूप दे दिया है। तो टोराइड के लिए लिखेंगे एक परिनालिका, एक लंबी परिनालिका जिसको मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं, है ना। और टोराइड का क्या है, टोराइड की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। टोराइड में क्या रहेगा, एक इस तरीके से और इसके चारों तरफ हमने क्या करना है, इसके चारों तरफ हमने एक परिनालिका को
ऐसे लपेट देना है। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड टोराइड। ये क्या है? टोराइड। अब इसमें यहां से मैंने धारा आई प्रवाहित करी और ये यहां से वापस आ गई। ठीक, इसका सेंटर सपोज, इसका सेंटर, इसका केंद्र O है और ये जो दूरी है ये वाली, ये सपोज स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं स्मॉल r है। ठीक है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमको क्या करना है, यहां पर फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन। टोराइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टोराइड। माना टोराइड की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में सपोज मैं बोलता हूं इसमें 10 फेरे हो सकते हैं, 20 फेरे हो सकते हैं, 5 फेरे हो सकते हैं, 100 फेरे हो सकते हैं, 200 फेरे हो सकते हैं। तो सपोज मैंने n ले लिया है ना, 1 मीटर में सपोज इसके 200 फेरे हैं। टोराइड के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा, तो जो धारा हमने प्रवाहित करी है टोराइड में वही प्रत्येक फेरे में जाएगी। आई धारा प्रवाहित करी है तो आई धारा ही क्या करेगी, प्रत्येक फेरे में जाएगी। ठीक है, इसके बाद टोराइड के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, सपोज ये स्मॉल r है। ठीक है, सपोज ये क्या है, स्मॉल r है। अच्छा, टोराइड की लंबाई क्या हो जाएगी, इसीलिए टोराइड की लंबाई, जो इस वृत्त की परिधि होगी वही तो टोराइड की लंबाई होगी, उतना ही तो लंबा टोराइड होगा। अब इस वृत्त की त्रिज्या r है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr, वही क्या हो जाएगी, टोराइड की लेंथ हो जाएगी, है ना। और टोराइड के 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं, तो पूरी लंबाई में कितने फेरे होंगे, टोराइड में कुल फेरे, टोराइड में कुल फेरे स्मॉल n इंटू 2πr, स्मॉल n इंटू 2πr होंगे। और हर फेरे में कितनी कैपिटल I धारा है, तो टोराइड में कुल धारा कितनी हो जाएगी, एक फेरे में कैपिटल I है तो कुल फेरे कितने हैं, n 2πr, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, n इंटू 2πr इंटू I। अब इसके बाद क्या करना है, एम्पियर का सर्किटल लॉ आपको लगाना है, एम्पियर का परिपथीय नियम हमको लगाना है। कैसे लगाएंगे देखें, एम्पियर के परिपथीय नियम से ऐसे लिखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ये क्यों लिखा मैंने, एम्पियर के परिपथीय नियम से ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर कैपिटल I क्या है, यहां पर कैपिटल I क्या है, कुल धारा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, कैपिटल I की जगह लिख लेता हूं कुल धारा। कुल धारा, ठीक है। अब कुल धारा कितनी है भाई, कुल धारा हमने अभी अभी निकाली थी, वृत्तीय पथ से जो कुल धारा गिरी हुई है वो क्या है, वो कितनी है, स्मॉल n 2πr इंटू कैपिटल I। ठीक है, ये है कुल धारा। ठीक है, परंतु अब हम जाएंगे अपने डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन में हमने ये देखा है, क्योंकि यहां पर B डॉट dl क्या होता है, यहां पर भी क्या आएगा, B डॉट dl, और B डॉट dl अभी बताया था मैंने आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, B dl cos
थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, एंगल होगा किस किस के बीच का, किस किस के बीच का, बताइए, बी और डीएल की दिशा के बीच का। अब आते हैं यहाँ पर बी और डीएल की दिशा के बीच का एंगल। डीएल क्या बोला था, एक छोटा सा एलिमेंट होगा, डीएल क्या बोला था, एक छोटा सा एलिमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरीके से। और आप अगर देखें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा रहेगी वो भी क्या रहेगी, स्पर्श रेखीय रहेगी, वो भी क्या रहेगी, स्पर्श रेखीय। तो कहने का मतलब है बी और डीएल, ये बी की दिशा है और ये डीएल की दिशा है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे की दिशा में है, यानी समांतर है। थीटा कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, आप जानते हैं थीटा 0 होगा, तो यहाँ पर बी डी एल कॉस 0 आ जाएगा, है ना, और इधर आ जाएगा म्यू 0 n 2 पाई आर आई, अभी अभी करा था हमने काम, कॉस 0 हो जाएगा, बी एक समान है तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 n 2 पाई आर आई। जब इस डीएल मतलब इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इस पूरे को मैं जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वृत्त की परिधि मिल जाएगी जो कि 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो म्यू नॉट टाइम्स एन 2 पाई आर कैपिटल आई, ठीक है, ये आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, तो ये आया है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या था भाई, स्मॉल एन था हमारा प्रति एकांक लंबाई में फेरे। अब सपोज हम बात करते हैं कि जो कुल फेरे हैं वो कैपिटल एन है, कुल फेरे क्या है, कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरे। तो इसको हमने कैसे निकाला होगा, कुल फेरे की संख्या, कुल फेरे की संख्या बटे पूरी लंबाई से डिवाइड कर दिया होगा। पूरी लंबाई कितनी है, 2 पाई आर, तो कुल फेरे कितने हैं, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। तो हम स्मॉल एन की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, स्मॉल एन की जगह क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई, अगर स्मॉल एन रहने देंगे तो एकांक लंबाई में जो फेरे हैं वो रहेंगे, एकांक लंबाई में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ही निकल के आएगा ओनली, ठीक है। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, और n की वैल्यू रख दो n अपॉन 2 पाई आर, और फिर उसके बाद आ गया I, उसके बाद आ गया I, ठीक है। इसके बाद देखो B का जो फाइनल फॉर्मूला हम लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट टाइम्स एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि बताता है टोराइड के केंद्र पर, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसमें प्रवाहित धारा I के कारण। चलिए लिख लीजिए इसे, इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।